नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत देश की विदेश नीति के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे और यह बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास है। बीएड फोर्थ ईयर की क्लास और इसमें भारत की विदेश नीति, भारत देश की विदेश नीति। इससे पिछली वाली क्लास में भी हमने भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा परिचर्चा की है और मैंने आपको भारत की विदेश नीति के बारे में बताया है कि यह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सम्राट अशोक, अकबर आदि के जो सिद्धांत थे उससे प्रेरित होकर भारत की विदेश नीति का संविधान की धारा 51 में इसका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में भी इसको शामिल किया गया है। ये इसकी पार्ट सेकंड है, यानी दूसरी क्लास है। क्लियर बच्चों? और हम भारत की विदेश नीति के बारे में इसके जो उद्देश्य हैं वो पढ़ रहे थे, यानी ऑब्जेक्टिव। उसमें हमने भारत की विदेश नीति के जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने पढ़ा था भौगोलिक तत्व, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भूगोल भारत की भौगोलिक जो स्थिति है उसको प्रभावित करता है, जो भारत की विदेश नीति है उसको प्रभावित करता है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व दो खेमों में बढ़ गया था, एक पूंजीवादी एक साम्यवादी। भारत की स्थिति ऐसी थी कि वह हिंद महासागर में जो पश्चिमी देश का साया था उससे भी बचना था और उसके जो उत्तर में हिमालय और जो साम्यवादी देश थे उससे भी बचना था। अतः इस भौगोलिक तत्व को मद्देनजर रखते हुए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपना ली, यानी दोनों गुटों में शामिल न होने की बात समझाई गई। फिर आपको मैंने गुटबंदियां, ये पहला गुटबंदी, यानी किसी भी गुट में शामिल न होकर वह एक अलग से उसने अपना गुट बनाया और जो नौ स्वतंत्र देश थे उनमें आत्मनिर्णय के प्रश्न को लेकर उनके व्यापारिक, उनके औद्योगिक विकास और मानव मात्र के विकास की बात उन्होंने कही। यानी न यूएसएसआर दोनों ही गुटों में वह सम्मिलित नहीं हुआ और अपना एक नया गुट बनाया जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहा था। अगला था विचारधाराओं का प्रभाव। विचारधाराओं का प्रभाव, यानी भारत की विदेश नीति की जो विचारधाराएं हैं वो महात्मा गांधी, नेहरू और बुद्ध, अशोक, अकबर की धर्म सहिष्णु नीति को लेकर चला था। यह बात भारत की विदेश नीति में जो विचारधारा है वो प्रमुख रूप से रहेगी। इसके आगे हम अब भारत की विदेश नीति का जो अगला उद्देश्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें आर्थिक तत्व, यानी आर्थिक तत्व से भारत की विदेश नीति किस प्रकार प्रभावित होती है या बनती है वो देखेंगे। आर्थिक तत्व क्लियर? भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, यानी भारत की जो आर्थिक उन्नति तभी संभव हो सकती है जब एक शांति बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय शांति अगर बनी रहेगी तो भारत की आर्थिक उन्नति भी अग्रसर होगी। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ ही था, यानी भारत का जो विदेशी व्यापार था वो पाश्चात्य देशों से ही था, यूरोपीय देश से, अमेरिका से ही होता था। और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे अगर अपनी विदेश नीति की इस प्रकार बना देते कि एक गुट में सम्मिलित हो जाते तो वह उनका शोषण कर सकते थे। भारत ने अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। भारत देश है जो अपना डेवलपमेंट करने के लिए अधिक से अधिक विदेशी सहायता पर भी निर्भर था और इच्छा थी। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव रखना आवश्यक था, यानी अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरी करने के लिए सभी देशों के साथ भारत देश का मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना आवश्यक था और वह किसी भी गुट से बन नहीं सकता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण दोनों ही
गुटों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मिलती रही। यानी न भारत पूंजीवादी का समर्थक रहा, न साम्यवादी का समर्थक रहा। ऐसे दोनों से मित्रता की और दोनों से तकनीकी और आर्थिक सहयोग भारत को प्राप्त हुआ, क्योंकि कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव में आ जाए। यानी दोनों देश ये नहीं चाहते थे कि भारत यानी एक यूएसएसआर ये नहीं चाहता था कि भारत अमेरिका के प्रभाव में आ जाए, वह अमेरिकी ये नहीं चाहते थे कि भारत साम्यवाद के प्रभाव में आ जाए। दोनों ने उनकी मदद की, इससे उनके आर्थिक हितों को यानी भारत देश के आर्थिक हितों को फायदा पहुंचा। तो ये भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। अगला इसमें जो कह रहे हैं, जे बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यानी भारत की विदेश नीति के बारे में कह रहे हैं। भारतीय विदेश नीति के आर्थिक आयाम बताए हैं, जिनके 3 प्रमुख सूचक हैं, सुरक्षा, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी भारत की जो विदेश नीति है वह सुरक्षा, आर्थिक उन्नति और व्यापार, इस तरह से भारत का डेवलपमेंट संभव हो सका, इसलिए भारत की विदेश नीति का यह एक प्रमुख तत्व है। अगला है सैनिक तत्व। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली देश नहीं है, नहीं था, अभी तो है, पहले नहीं था, 1947 के समय नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वह दूसरी विदेशी शक्तियों पर निर्भर था, यानी अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था बनानी थी इसलिए वह अन्य देशों की शक्तियों पर निर्भर था। भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति ने उसे इस बात के लिए बाध्य किया कि वह विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे जाए। यानी भारत की जो सैनिक शक्ति उस समय इतनी नहीं थी, तो इसीलिए उस समय भारत ने यह अनुभव किया कि सभी जो देश हैं उनसे संबंध स्थापित किए जाए, यानी आवश्यकता पड़ने पर वह उनकी मदद करे। प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहा है, यानी राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य रहा है। राष्ट्रमंडल ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, ब्रिटेन के जिन देशों पर अधिकार थे, उन देशों ने मिलकर एक राष्ट्रमंडल का निर्माण किया और भारत शुरू से ही इसका सदस्य रहा है। उसका भी यही राज था कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर ही निर्भर है, यानी उस राष्ट्रमंडल के जो सदस्य बनने के लिए ये भी फायदा था कि भारत इनका सदस्य बना रहे और उन्हें सैनिक सहायता मिल सके। अगला, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। पंडित नेहरू न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे अपितु विदेश मंत्री भी थे, यानी भारत के विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी और फांसीवादी के विरोधी थे, यानी जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है, साम्राज्यवादी है, उपनिवेश स्थापित करने वाली बात है, इनके वे सदा ही विरोधी रहे हैं। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए असंलग्नता की नीति सर्वोत्तम मानते थे, यानी कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई विवाद हुआ है तो नेहरू जी चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से वह सुलझाया जाए और भारत असंलग्न रहा उनसे। अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढाला। आज इसका जो कुछ भी रूप है वह पंडित नेहरू के विचारों का ही मूर्त रूप है, यानी आज भी भारत की जो विदेश नीति है वो पंडित नेहरू के ही विचार हैं। लेकिन स्वयं नेहरू इसे नहीं मानते थे। उन्होंने एक बार कहा था, भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति नहीं कहना सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है, यानी नेहरू जी नहीं मानते थे, बाकी उनकी यह अस्पष्ट रूप से झलक दिखलाई देती है, यानी नेहरू जी नहीं मानते पर उनके विचारों का झलक इनमें जरूर मिलती है। अतः इसलिए गलत है कि मैंने केवल इस नीति को शब्दों में प्रतिपादन किया है, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया, यानी उन्होंने कहा मैंने कोई इसको बनाया नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी है। यह भारतीय परिस्थितियों की उपज है, यानी भारत की जिस समय जो परिस्थितियाँ थी उसकी उपज थी। वैयक्तिक रूप से मेरा विश्वास है कि भारत के विदेशी मामलों की बागडोर यदि भारत किसी अन्य व्यक्ति या दल के साथ में होती तो उसकी नीति वर्तमान नीति से बहुत भिन्न होती, यानी भारत अगर किसी गुट से बंधा होता तो उसकी नीति जो होती वो अलग होती। विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव पड़ा। नेहरू का यह बड़प्पन था कि वह भारतीय विदेश नीति को नेहरू नीति के नाम से पुकारा जाना नापसंद करते थे, लेकिन यह तथ्य है कि भारतीय विदेश नीति नेहरू की ही नीति है।
प्रोफेसर सच्चिदानंद मूर्ति ने लिखा है, यदि राष्ट्र का नेतृत्व नेहरू के हाथ में नहीं होता तो दूसरे प्रकार की विदेशी नीति का पर्याप्त संभावना थी। अगर नेहरू जी के हाथ में उस समय ये बात नहीं होती तो भारत की जो विदेश नीति थी वो एक गुट जो कोई भी हो सकता है उसकी नीति से प्रभावित होती। जैसा कि कुछ दूसरे दक्षिणी पूर्वी एशियाई, पाकिस्तान के उदाहरण भी स्पष्ट है, यानी जो दक्षिणी एशियाई अन्य राष्ट्र हैं उनकी विदेश नीति अन्य देशों द्वारा संचालित की जाती है, प्रभावित होती है, और इसका उदाहरण भी पाकिस्तान के रूप में सामने है, जिन्होंने भिन्न विदेश नीतियां अपनाई थी। नेक्स्ट अगला राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है। यानी नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से ये बात कही कि किसी भी राष्ट्र की आधारशिला उसके सफल विदेश नीति होती है, उसके हित होते हैं। और भारत की विदेश नीति का भी उद्देश्य यही है कि भारत का राष्ट्रीय हित क्या है, यानी भारत की भी अगर विदेश नीति की बात करेंगे तो उसके राष्ट्रीय हित क्या है, उसी से उसकी विदेश नीति तय की जाएगी। यह निर्धारित करना आसान नहीं। भारत में दो प्रकार के राष्ट्रीय हित है, एक स्थायी राष्ट्रीय हित जैसा कि अखंडता, सुरक्षा, अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि। यानी दो प्रकार के हित थे, एक तो स्थायी अखंडता, स्वतंत्रता, दूसरी खाद्यान्न, तकनीकी आदि थे, विदेशी पूंजी थी। यदाकदा भारत की विदेश नीति में विरोधाभास दिखाई देता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का सबसे बड़ा स्थान है, यानी भारत की जो राष्ट्रीय नीति है उसमें जो उनके राष्ट्रीय हित है उनका बड़ा स्थान है। राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में भी पश्चिमी एशिया के संकट में इजराइल के बजाय अरब राष्ट्रों का सदैव समर्थन किया है। गुट निरपेक्ष होते हुए भी 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की, यानी गुट निरपेक्ष होते हुए भी उन्होंने सोवियत संघ के साथ संधि की 20 साल की। भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध थी, यानी संधि कर ली, इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरों के मामले में वह हस्तक्षेप करे, परंतु अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप की आलोचना भी की, भर्त्सना भी की। यानी सोवियत संघ से अगर संधि कर ली किंतु सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अनुचित कार्यवाहियाँ की तो भारत ने उसकी भी आलोचना की मुंह पर। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आपसे संधि कर लिए तो आपके समर्थक हो गए, यानी जो अनुचित बात थी उसका पूरा तरह से भर्त्सना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 14 जनवरी 1980 के उस प्रस्ताव पर मतदान का हिस्सा ही नहीं लिया जिसमें अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं को तत्काल बिना शर्त पूर्ण वापसी की बात कही गई थी, यानी उसमें भाग ही नहीं लिया था। भारत ने 5 जून 1987 को मानवाधिकार आयोग मानवीय आधार पर श्रीलंका में जफाना की पीड़ित जनता के लिए हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाई थी। यानी मानव उस समय श्रीलंका की जफाना में मानव पीड़ित हो रहे थे तो भारत ने उसकी मदद की। स्वतंत्रता के इतिहास में यह पहला अवसर था कि जब भारत ने किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन कर निःशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थन किया और भारत ने परमाणु प्रसार संधि NPT तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध CTBT पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बनाए जा रहे थे उनका उल्लंघन भी किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, यानी परमाणु जो अप्रसार संधि थी उस पर भी हस्ताक्षर नहीं किया कि अगर आवश्यकता पड़ी हमें तो हम परमाणु का उनका उत्सर्जन या उनका उपयोग करेंगे। और वो राष्ट्रीय हित के लिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना और उसके बहुत से रिएक्टर चल रहे हैं, बिजली उत्पादन में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। क्योंकि भारत का नाभिकीय विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा का अंग है, यानी परमाणु प्रसार भारत करेगा और वह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसका एक अंग है। नेक्स्ट अगली है ऐतिहासिक परंपराएं। ऐतिहासिक परंपराएं। ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांति प्रिय रही है, यानी भारत प्राचीन काल से शांति प्रिय नीति पर चल रहा है। भारत ने किसी भी देश के प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, यानी इतिहास उठा के देख लें, भारत ने किसी भी विदेशी राज्य पर आक्रमण नहीं किया है।
भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति में स्पष्ट दिखाई देती है और यही नीति भारत की जो परंपरागत ऐतिहासिक नीति है वह दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र और उसकी विशेषताएं जैसे शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावना हमारी विदेश नीति का प्रमुख आधार है। यानी ये शांति, समन्वय और सहिष्णुता हमारी प्राचीन काल से जो परंपराएं आ रही हैं और भारत आज भी उनको फॉलो कर रहा है, ये एक विशेष बात है। 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन का भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योग रहा। देश में संसदीय प्रणाली, उदार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा आदि इसके प्रमाण है। यानी भारत का अगर इन आक्रांताओं ने शासन भी किया तो उनसे भी हमने सीखा है और अपनी परंपराओं में इनकी परंपराओं को भी शामिल किया है, जिनमें संसदीय प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा इसके प्रमाण है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हमारा कटु अनुभव इसके मूल में है। पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध और दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंध भी ऐतिहासिक अनुभवों के ही प्रमाण है। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टि पर आधारित है। भारत चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का सामना करते हुए भी भारत ने अपने आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता और मित्रता के लिए हाथ आगे बढ़ाया। यानी इन देशों ने आगे बढ़कर, चीन और पाकिस्तान ने आगे बढ़कर भारत पर आक्रमण किया, किंतु भारत ने हमेशा इनके साथ दोस्ताना व्यवहार, आगे बढ़कर मित्रता का हाथ ही निभाया है। जातीय रंगभेद की नीति का विरोध किया है। भारतीय मानवतावादी विचार से प्रभावित है। भारतीय जो है वो कभी भी काले गोरे में भेद नहीं करते। पंचशील के सिद्धांतों पर गांधी जी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टांग मार्ग का प्रभाव है। यानी जो पंचशील का जो सिद्धांत है, जिसकी परिचर्चा आगे करेंगे, उस पर भी गांधी जी और बुद्ध के जो अष्टांग विचार हैं उनके स्पष्ट रूप से उनका प्रभाव दिखाई देता है। अगला है आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। आंतरिक शक्तियों का प्रभाव और दबाव। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियां और दबाव समूह भी विदेश नीति का निर्धारण में प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं। यानी देश के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी बात को रखते हैं, उनको दबाव डालते हैं कि विदेश नीति में इन्हीं तत्वों को शामिल किया जाए। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक दृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में बंधा होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक फूट यानी मतभेदों के कारण विभक्त होता है और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है तो विदेश नीति प्राय शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्राय निष्क्रिय और प्रभावहीन होती है। यानी देश में अगर मनोवैज्ञानिक एकता है, सभी तरह की बात समान है, तो उसकी विदेश नीति सशक्त होगी। और देश के अंदर अगर आपसी मतभेद है और किसी बात को लेकर सब एक राय नहीं रखते हैं तो उसकी विदेश नीति जो शिथिल होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटेंगी उनमें वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते। भारत की विदेश नीति भी इसका अपवाद नहीं है। यानी भारत में भी यह चीज पाई गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 17 वर्षों तक भारत आर्थिक और शारीरिक दृष्टि से निर्भर रहा होने पर भी विश्व राजनीति के कारण अधिक योगदान दे सका कि नेहरू का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली था। किंतु उनकी मृत्यु के बाद भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिथिल हो गई क्योंकि विचारधाराओं का मतभेद हो गया। 1971, 77 तथा पुनः 98 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व उभर कर सामने आया तो कम से कम उपमहाद्वीपीय में उनके व्यक्तित्व का निर्णायक प्रभाव पड़ने लगा। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता, 1974 में अणु बम का विस्फोट, 1975 में आर्यभट्ट, 1979 में भास्कर फर्स्ट, 1981 में एप्पल, 1983 में इनसेट 1B के अंतरिक्ष में भेजने से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा निरंतर विकसित हुई। दूसरी ओर आंतरिक दृष्टि से कमजोर होने पर भ्रष्टाचार के आरोप में गिने जाने के कारण राजीव गांधी 1986 से 1988 तक राजनायक कम से कम श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका के संदर्भ में प्रभावशाली नहीं रहे। यानी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रभावशाली नहीं रहे। दुर्बल सरकारों के नेता होने के कारण वीपी सिंह 1989 से 90, चंद्रशेखर 99 से 91 की विदेश नीति भी ढूलम-ढूल और अस्पष्ट रही। खाड़ी संकट के समय तो ऐसा लग रहा था मानो भारत की कोई विदेश नीति है ही नहीं। 1992 के प्रारंभ में पीवी नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार के नेता थे और उनके मंत्री एक एक करके किसी न किसी घोटाले में उलझते रहे। प्रशासनिक शिथिलता और भ्रष्टाचार उनकी छवि को धूमिल कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे, अणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता,
पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की पूर्ति जैसे मुद्दों पर भारत की नीति प्रभावी भूमिका नहीं निर्वाह कर पाई। यानी पाकिस्तान को हथियार दे रहा था अमेरिका, तो भारत ने भी इतनी जो सशक्त नीति होनी चाहिए थी विदेश नीति, वो नहीं रह पाई और ये डूल रही, जिससे भारत को नुकसान हुआ। 1996 से 1997 के विदेश नीति की दृष्टि से भारत की विश्व राजनीति में हंसिए पर पहुंच गया। जेनेवा में 20 अगस्त 1996 में सीटीबीटी पर जब मतदान हुआ तो भारत ने अपने इस संधि के विरुद्ध पाया। जेनेवा में भारत की नीति की आलोचना करने में रूस भी था, यानी जो रूस भारत का मित्र था वह भी उनका विरोध कर रहा था भारत का। भारत की इस कालांश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने सभी को हस्तप्रभ कर दिया। संसद ने दोनों सदनों के सदस्यों ने इस बात की बड़ी आलोचना की कि सरकार ने सिंगापुर में हुए विश्व व्यापार संगठन के पहले मंत्रिमंडल सम्मेलन में बड़े बड़े देशों के दबाव के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। यह श्रम प्रतिमानों के उल्लेख पर सहमत हो सके। यानी आंतरिक शक्तियाँ और दबाव और प्रभाव ने भारत की विदेश नीति को बहुत प्रॉब्लम हुई थी और भारत के जो समर्थक है भारत उसमें अकेला रह गया, क्योंकि उस समय भारत में जो आंतरिक मतभेद थे, दबाव थे, इससे उनकी जो सरकारें थी वो अस्थिर थी और सशक्त सरकारें अगर थी जवाहरलाल नेहरू की थी तो उस समय भारत की जो विदेश जो बात होती थी वो सभी जगह होती थी। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भारत की विदेश नीति को एक सशक्त बनाया। क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व या उनकी विशेषताएं। तत्व हो गए, अब हम पढ़ेंगे विशेषताएं। उद्देश्य हो गए। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या क्या रही है, उद्देश्य आपके सामने बताए थे मैंने अभी। अब भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की विशेषताएं। द पॉलिसी ऑफ नॉन एलिजमेंट। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद भारत की विदेश नीति विकसित होने लगी। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। भारत संसार में किसी भी भाग में उपनिवेश, प्रजाति विभेद का विरोध करेगा, विश्व शांति के समर्थक देशों का सहयोग करेगा। पंडित नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। यदि स्वाधीन भारत की विदेश नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करें तो निम्न विशेषताएं सामने आएंगी, जिनमें पहली है गुटनिरपेक्ष की नीति। गुटनिरपेक्ष की नीति विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष का ही रहा है। इस भारतीय विदेश नीति का सार तत्व है, यह भारतीय विदेश नीति का सार तत्व है। गुटनिरपेक्षता गुटों की पूर्व उपस्थिति का संकेत कर देती है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो उसने पाया कि विश्व राजनीति में दो विरोधी गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट का नेता अमेरिका, दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र विरोधी खेमों में विभाजित हो गए। भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष हमने अलग से ये टॉपिक थे जो पढ़ा दिए हैं और उसको आप अगर देखेंगे तो आपको विस्तृत रूप से समझ में आ जाएगा। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर और गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो भी विस्तृत रूप से परिचर्चा की गई है। किंतु भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का बड़ा योगदान है, या भारत ने जो विदेश नीति जो स्थापित की थी वो गुटनिरपेक्षता से की थी और इनका जो अवलंबन किया था भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने और यूगोस्लाविया और अफ्रीका के जो थे उनमें नासिर और टीटो, इन्होंने मिलकर जो गुटनिरपेक्ष नीति बनाई थी उसकी परिचर्चा आगे कर दी है। किंतु भारत भी गुटनिरपेक्षता का समर्थक रहा है और उन्होंने ये मुख्य रूप से नीति बनाई है, तो उसका भारत की विदेश नीति में जो प्रभाव पड़ा है उसको विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी। बढ़ चुके थे। इसके साथ साथ तीसरे महासमर की तैयारियां होने लगी। स्वतंत्र भारत के लिए एक विकट समस्या थी कि इस स्थिति में वह क्या करे। ऐसी स्थिति में भारत या तो दोनों में से किसी एक का हाथ पकड़ सकता था अथवा दोनों से पृथक रह सकता था। अतः भारत की नीति निर्धारक कहने लगे कि वे विदेश की नीति की गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। गुटबंदी में शामिल न तो भारत के हित में है न संसार के, यानी दोनों गुटों में भारत शामिल नहीं होगा, क्योंकि न तो ये भारत के लिए उपयोगी है न विश्व के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों में पर वे गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन करेंगे। भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति अपनाई, जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया था।
इस नीति का आशय है कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति के दोनों गुटों में किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, किंतु अलग रहते हुए मैत्री संबंध कायम रखने की चेष्टा करेगा। यानी भारत दोनों गुटों में सम्मिलित नहीं होगा और दोनों से मैत्री संबंध स्थापित रखेगा और बिना किसी शर्त सहायता के विकास में तटस्थ रहेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास की अगर कहीं बात होगी तो भारत बिना किसी सहायता के या बिना किसी शर्त के तत्पर रहेगा। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका ध्येय दूसरे के गुट का निर्माण करना नहीं, वरन विश्व के दो विरोधी गुटों में संतुलन का निर्माण करना, यानी दोनों का विरोध नहीं करना बल्कि दोनों में संतुलन स्थापित करने की भारत की विदेश नीति रही है। असंलग्नता की यह नीति सैनिक गुटों से अपने को दूर रखती है, किंतु पड़ोसी व अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के बीच सभी प्रकार के सहयोगों को प्रोत्साहन देती है। यानी दोनों सैनिक संगठनों से अलग रहेगी, किंतु उसके अलावा सभी तरह का सहयोग रहेगा, उनको प्रोत्साहन देगी। यह गुट निरपेक्षता नकारात्मक, तटस्थता, अप्रगतिशीलता, उपदेशात्मक नीति नहीं है। इसका अर्थ सकारात्मक अर्थात सही और न्याय संगत है, उसकी सहायता और समर्थन करना है। जो सही है, न्याय संगत है, उसकी यह सहायता करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आंख मूंद कर बैठ जाएंगे। जो अनीतिपूर्ण और असंगत है उसकी आलोचना एवं निंदा करना। अमेरिकी सीनेट में बोलते हुए नेहरू जी ने कहा था, यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो वह कम वहाँ हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे। यानी सीनेट में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, विश्व में कहीं अगर अनाक्रमण किसी देश पर अनायास ही आक्रमण हो जाएगा या कहीं पूंजीवादी को समर्थन दिया जाएगा, उपनिवेश स्थापित किए जाएंगे तो हम तटस्थ नहीं रहेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। और गुट निरपेक्षता का मतलब नहीं है कि हम देखेंगे। कृष्ण मेमन ने भी भारत के संयुक्त राष्ट्र सभा में भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए कहा है, हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं। यानी हम न तो तटस्थ है न युद्ध और शांति के क्षेत्र में तटस्थ रहेंगे। युद्ध होगा तो उसकी आलोचना करेंगे और शांति स्थापना की समर्थन करेंगे, उसकी बात करेंगे। हम साम्राज्यवादियों अथवा देशों द्वारा स्थापित करने के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं। हमें नैतिक मूल्यों के संबंध में तटस्थ नहीं है। हम उन बड़ी शक्तियों और सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं जिनका हम कभी उदय हो सकता है। हमारी स्थिति में यह है कि हम शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्ष या अप्रतिबद्ध हैं, या हम यानी शीत युद्ध के संदर्भ में तटस्थ हैं। अप्पो दोराई ने कहा है, यह स्वतंत्र विदेश नीति एक तटस्थता की एक बात नहीं। यदि कभी कहीं युद्ध होता है और इस नीति की मांग होगी कि वह अपने स्वतंत्रता एवं शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ दे, एक नकारात्मक नीति नहीं है। यह सकारात्मक है, जिसका उद्देश्य समविचारवादी राष्ट्रों के साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता, मैत्री के उद्देश्य प्राप्त करना, अपना तथा अन्य अर्धविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास करना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में एक साथ न जुड़ना, अर्थात नाटो, सीटो, वार्सा संगठन में जैसी सैनिक संगठनों में शामिल नहीं होना। यदि ऐसी नीति है जो विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है और हर समस्या को अपने विचार को प्रकट करने और दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वतंत्र समझती है और उन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्य निर्माण करती है। इस प्रकार हम देखते हैं भारत की गुट निरपेक्षता स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया की तटस्थता के समान नहीं है और न ही एक स्थायी तटस्थता है। इसका सरल केवल इतना ही अर्थ है कि इन दोनों जो शक्तिशाली गुटों द्वारा उत्पन्न समस्याएं से हम किसी का भी एक पक्ष नहीं लेना चाहते, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में नहीं पड़ना चाहते। गुट निरपेक्षता का अर्थ गुट से पृथक रहना, शीत युद्ध में भाग न लेना तटस्थता नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र की समस्याओं पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना, विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना, यह हमारी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य था। भारत की यह गुट निरपेक्षता पलायनवाद की नीति नहीं है, यानी दोनों गुटों को छोड़कर भागने की बात नहीं करते। एशिया के प्रमुख राष्ट्रों के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से कभी बचना नहीं चाहता, यानी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचना नहीं चाहते। किसी भी विदेश नीति के महत्वपूर्ण समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता की सेवाएं सदैव उपलब्ध रहेगी, यानी कभी कोई लफड़ा हो रहा है या परेशानी हो रही तो हम उनकी मध्यस्थता करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। कोरिया, हिंद, चीन, मिस्र और इजराइल के विवाद इसके उदाहरण हैं। भारत गुट निरपेक्षता का अर्थ पृथकतावादी भी नहीं है। विश्व के सामान्य समस्याओं में तो क्या उसे युद्ध में भाग लेना पड़ सकता है, जैसा भारत के साथ हुआ भी। भारत निसंगतता में विश्वास नहीं करता, ऐसा जिसका उदाहरण यह है कि भारत ने केवल राष्ट्रमंडलों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य है, बल्कि अनेक राष्ट्रों के साथ उसके कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत में गुट निरपेक्षता की विदेश नीति क्यों अपनाई, इसके प्रमुख कारण थे किसी भी गुट में शामिल न होकर अकारण ही भारत में विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उपयुक्त नहीं है। भारत ने इसलिए विदेश नीति बनाई गुट निरपेक्षता की, क्या अकारण ही किसी गुट में शामिल होकर विश्व में तनाव उत्पन्न नहीं करना चाहता। दूसरी,
भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता था, यानी उनको जो डेमोक्रेसी मिली है इतने 200 लगभग 200 वर्षों के आसपास गुलामी सहने के बाद, वह उस डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को या स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है, खोना नहीं चाहता। यदि उसने किसी विशेष गुट को विशेष स्थान दिया तो गुट निरपेक्ष नेताओं का दृष्टिकोण अपनाना होगा, यानी अमेरिका का अगर गुट अपना लेते हैं तो उनके विचारों को भी अपनाना पड़ेगा, उनके नेताओं की बात माननी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार सोवियत संघ के नेताओं का हाथ पकड़ लेते हैं तो उनकी द्वारा दी गई जो बातें हैं वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, भारत की भौगोलिक स्थिति गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने को बाध्य करती है। साम्यवादी से हमारे देशों से हमारी सीमाएं टकराती है, यानी भारत के उत्तर में चीन और रूस देश हैं, उन दोनों जो साम्यवादी देशों के गढ़ हैं उनसे हमारी सीमाएं टकराती है। अतः पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक सम्मत नहीं था। पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिलती थी, यानी एक देश से तो सीमाएं टकराती थी और दूसरे से हमारे आर्थिक हित थे। अतः साम्यवादी गुट में सम्मिलित होना भी बुद्धिमानी नहीं थी। अतः पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा, किसी गुट के साथ सैनिक संधियों में बन जाने के कारण सदा उसके विचारों पर नाचना पड़ता है और साथ ही अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जब हम असंलग्नता का विचार छोड़ते हैं तो हम अपना लंगर छोड़कर बहने लगते हैं, यानी हम असंलग्नता की नीति अपनाएंगे तो अपना लंगर छोड़कर बहने लगेगा। किसी देश से बनना आत्मसम्मान को खोना है, यानी किसी देश से जुड़ना और आत्मसम्मान को खोना है। जो भारत ने अंग्रेजों से अलग होकर यह बात जान ली थी, यानी हम अगर किसी से जुड़ गए तो हमारे आत्मसम्मान को खोना है। यह बहुमूल्य निधि का विनाश है और यह एक बहुमूल्य निधि है और उसका विनाश हो जाएगा। यदि गुट निरपेक्षता की नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाए तो कहा जा सकता है कि यात्रा के कई पड़ाव रहे हैं। एक गतिशील विदेश नीति सिद्ध हुई है, इसके विभिन्न चरण थे 1947 से 1950, और इसके बारे में हम परिचर्चा पिछले अध्याय में कर चुके हैं। भारत की विदेश नीति किस प्रकार की रही है। भारत को जब जरूरत थी दूसरों देशों की तो उन्होंने कोई मदद नहीं की और भारत अकेले हो गया। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, चीन से लड़ाई हुई थी, तो कोई भी देशों ने भारत की मदद नहीं की थी। भारत ने स्वयं ही उसके लिए उपाय किए थे। इस प्रकार आतंकी ढांचा ध्वस्त गुट निरपेक्ष आंदोलन 15वें शिखर सम्मेलन शेख शर्म अल शेख की संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि दुनिया भर में फैले आतंकवादी पर ढांचे को निस्ते नाबूद करना जरूरी है। आतंकियों को छुपने को सुरक्षित ठिकाने नहीं दिए जाएं क्योंकि वह किसी एक समूह या एक धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस प्रकार तेहरान में भी सम्मेलन हुआ था, उसमें भी गुट निरपेक्ष नीति का ही समर्थन किया गया था और गुट निरपेक्ष नीति भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख अंग रही है। इसकी विस्तृत चर्चा हम एक पिछले अध्याय में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट, भारत की विदेश नीति की जो दूसरी विशेषताएं हैं वह शांति की विदेश नीति। शांति की विदेश नीति ये बच्चों, भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है, यानी विश्व में सभी जगह सर्वधर्म समभाव की बात हो और शांति और सह अस्तित्व की बात लागू करते हैं भारत देश। भारत ने प्रारंभ से ही महसूस किया कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत की आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला है, यानी अगर हम किसी युद्ध करेंगे तो हमारे जो आर्थिक और जो हमारे नवोदित राष्ट्र के राजनीतिक विकास है उसको अवरुद्ध कर देगा। 1955 में पर्रिकर ने कहा था, भारत की इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो, यानी कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहता था जिससे मानव विकास की जो बढ़ रही है वह शांति भंग हो। 1956 में सुएज नहर के संकट के कारण भारत की आर्थिक योजनाएं अत्यधिक प्रभावित हुई, यानी 1956 में सुएज नहर पर जो प्रॉब्लम हुई थी उससे भारत की विदेश जो आर्थिक नीति थी वह बड़ी प्रभावित हुई थी। 1967 में अरब इजराइल युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। शांतिवादी नीति की घोषणा करते हुए नेहरू ने कहा था, हमारी पहली नीति तो यही होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें, यानी जो ये युद्ध हो रहे हैं उनको रोकें। दूसरी नीति इससे बचने की नहीं होनी चाहिए। तीसरी नीति भी स्थिति बचने की ही होनी चाहिए। यदि युद्ध छिड़ जाए तो हम उसे रोकने में समर्थ हो सकें। अतः अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए भारत शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय वार्ताओं व समझौता, मध्यस्थता, पंच निर्णय या विवाचन आदि पर बल देता है, यानी अगर दो देशों में अगर लड़ाई हो गई है तो वो शांतिपूर्ण और पंचों द्वारा या आपसी समझौते द्वारा, वार्ता द्वारा कर सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। साधारणतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय नदियों के पानी पर चल रहे भारत पाक विवाद के कारण जो दोनों देशों के मध्य तनाव था 1960 में सिंधु जल द्वारा हल किया गया। कच्छ के प्रश्न को लेकर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत ने समस्या को शांतिपूर्ण हल करने के लिए
सदस्यीय ट्रिब्यूनल स्थापित करना स्वीकार कर लिया। और भारतीय जनता ने कड़ों विरोध के बाद भी भारत सरकार ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर संबंधों को सुधारने हेतु ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार किया। 1966 में ताशकंद समझौते में भी भारत ने पाकिस्तान के वे क्षेत्र लौटा दिए जो सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। 1961 के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति सद्भावना की नीति अपनाई। 1972 में शिमला में द्विपक्षीय वार्ता पर बल दिया। 1964 में त्रिपक्षीय समझौता युद्ध बंदियों को लौटा दिया। 145 युद्ध बंदियों को भी लौटा दिया जिन पर बांग्लादेश अमानुषिक हत्याओं मुकदमा चलाना चाहता था। यह शांतिपूर्ण सहजीवन की नीति का ही प्रतीक है कि भारत ने राष्ट्र हितों को बलिदान पर भी सितंबर 1997 में फरक्का समझौते द्वारा पानी की कमी वाले दिनों में बांग्लादेश की गंगा का अधिक पानी देने को स्वीकार कर लिया। यानी भारत ने हमेशा जो शांति की नीति अपनाई, भले सामने वाला कितने आतताई हो। और पाकिस्तान को जो भारत देश ने उनके जो क्षेत्र जीत लिए थे सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो भी उनको लौटा दिए। बांग्लादेश के साथ भी फरक्का जल समझौता था तो उसको भी पानी अधिक देने की बात स्वीकार कर ली। भारत ने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी विवादों का निपटारा शांतिमय साधनों से किया। श्रीलंका में चल रहे विवादों को शांतिमय तरीके से हल किया। श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के संबंध में 1954, 64, 1974 में समझौते हुए। 1987 में राजीव जयवर्धन समझौते के अंतर्गत भारतीय शांति सेना को भारत ने श्रीलंका भेजा। बांग्लादेश के साथ भी सीमा संबंधी मतभेदों को दूर कर और समझौते द्वारा हल किया गया। गंगा के पानी के बंटवारे के लिए भारत बांग्लादेश 1977 में फरक्का समझौता हुआ। 1996 में गंगा के पानी को बंटवारे को लेकर बांग्लादेश के एक साथ ऐतिहासिक हस्ताक्षर संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने दोनों देशों के बीच 2 दशकों से चल रहे विवाद को समाधान कर दिया। भारत ने चीन के साथ भी विवादों को पारस्परिक वार्ताओं से निपटना चाहता था। 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा के दौरान इन देशों की सीमा पर तनाव कम रखने का दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक दूसरे पर हमला नहीं करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा के अतिक्रमण नहीं करने तथा सीमाओं पर फौजों के हथियारों की संख्या कम करने का संकल्प लिया। यानी चीन के साथ भी बैठकर बातचीत की और सीमाओं पर जो तनाव था उनको कम किया। सैनिकों को कम हथियार दिए जाएंगे और दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करेंगे, ऐसी बात कही। भारत ने शुरू से ही विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण को परम आवश्यक माना था। यही कारण है कि जब 1963 में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई तो भारत पहला देश था जिसने अविलंब संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु 1968 में परमाणु अप्रसार संधि के लिए हस्ताक्षर नहीं किए। महाशक्तियां इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। यानी निशस्त्रीकरण होना चाहिए, इस पर भारत ने कहा जरूर होना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर भी किए। किंतु 1968 में परमाणु अप्रसार संधि यानी विश्व के जो देश थे उन्होंने प्रस्ताव दिया कि विश्व में कहीं भी हथियारों का निर्माण नहीं होना चाहिए परमाणु का, किंतु भारत ने उस पर साइन नहीं किया। अगर कर देते तो विश्व के जो प्रमुख देश थे वही परमाणु संपन्न होते, भारत परमाणु संपन्न नहीं होता। अतः भारतीय विदेश नीति ने इस बात का भी ध्यान रखा कि हम अपना नुकसान हमारा फायदा ही देखेंगे, अतः उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। और छोटे और अल्प विकसित राष्ट्रों की अपनी दया पर निर्भर बनाना चाहती है और छोटे जो अल्प विकसित देश है इस संधि से वो क्या है उनकी दया पर निर्भर हो जाते हैं, किंतु भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वह भी उनकी दया पर निर्भर हो। परंतु भारत ने अणु शक्ति का परीक्षण शांतिमय कार्यों के लिए किया। भारत ने 25 जनवरी 1996 को शस्त्रीकरण सम्मेलन CTBT के बारे में एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध CTBT को सार्थक बनाने के लिए ये जरूरी है कि इसे विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण के संदर्भ के साथ जोड़ा जाए। एक समयबद्ध रूपरेखा के अंतर्गत सभी नाप के हथियारों की समाप्ति के लिए संधिबद्ध किया जाए। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जैसी किसी बात की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए जिसकी आड़ में नाभिकीय हथियारों के निरंतर विकास व परीक्षण के उद्देश्य से विस्फोट अथवा गैर विस्फोट गतिविधियों की जा सके। चूँकि CTBT परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करते, यानी CTBT पूरी तरह से निशस्त्रीकरण की बात नहीं करती, अतः भारत उस पर साइन नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं किए। अतः भारत ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन में संधि को वीटो कर दिया, यानी भारत ने उस पर अस्वीकृति जारी कर दी। इस प्रकार हम देखेंगे भारत की जो विदेश नीति है गुट निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। इस क्लास में 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, उसके आगे हम अगली क्लास में और इसका अध्ययन जारी रखेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य अलग थे, विशेषताएं गुट निरपेक्षता की नीति थी, असंलग्नता की नीति नहीं थी। वह दोनों के मध्य पुल का काम कर सकता है किंतु तटस्थ नहीं रह सकता, ऐसी बातों का
संचालन किया। नेक्स्ट, भारत की विदेशी नीति जो शांति और की नीति में विश्वास करते थे, वह कहीं भी देश में अगर आक्रमण हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो वह शांति की नीति नहीं अपनाएगा, नहीं ऐसा कोई काम करेगा जिससे उसके आर्थिक हितों या उसके जो विकास की बातें हैं वह रुक जाए। अतः भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए और भारत ने शांतिपूर्ण तरीकों से अणु बम का विस्फोट भी किया, आविष्कार भी किया और उनको फायदे के लिए इन्होंने इन काम को किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं भारत की विदेश नीति की जो विशेषताएं हैं, ये इस क्लास के आगे जो क्लासें होंगी उनमें भी जारी रहेगी, आपको निश्चित रूप से इस पर फायदा मिलेगा। अतः आप ये जो क्लास है इनको कंटिन्यू रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।